गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सराफत अली और हम पढ़ रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स और हमारी यूनिट थी सेकेंड यूनिट श्रोडिंगर अवकल समीकरण। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे स्थितिज ऊर्जा वक्र से रिलेटेड जो समस्याएं आती हैं उनका अध्ययन कर रहे थे श्रोडिंगर इक्वेशन के अंतर्गत। अब हमने तीन टॉपिक तो पढ़ लिए थे, चौथा हमारा चल रहा था आयताकार विभव प्राचीर। आयताकार विभव प्राचीर के अंतर्गत जब हमारे पास क्या था, कण की एनर्जी क्या थी, विभव रोधिका से अधिक थी, उस वो कंडीशन हम पढ़ रहे थे। ये हमारे पास सेकंड केस था जब हमने कण की एनर्जी कम हो वहां पढ़ लिया था। अब हमने इसके लिए जो परावर्तन गुणांक है और पारगमन गुणांक है उन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। आर की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो कुछ इस प्रकार आई थी, के स्क्वायर माइनस के वन का स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए अपॉन के स्क्वायर माइनस के वन का स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए प्लस 4 के वन थी प्लस 4 के का स्क्वायर और के वन का स्क्वायर। फिर हमने इसको एक दूसरे फॉर्मेट में और चेंज कर सकते हैं। हम इसका क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में लाके डिवाइड कर दे, तो वहाँ पे एक केस और आया था हमारे पास, और हम के और के वन की वैल्यू रख दे तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो ये होती है 4e माइनस V0 अपॉन V0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर K1 A, और इसका इनवर्स ये हमारे पास क्या आया था, परावर्तन गुणांक। दूसरा है पारगमन गुणांक, वो जिसको हम T से डिनोट करते हैं, उसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो आई थी 4k स्क्वायर K1 का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस K1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर K1a प्लस 4k स्क्वायर K1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस प्रकार होगी। T की जो और दूसरी वैल्यू थी वो हमें इस प्रकार मिलेगी 1 प्लस V0 साइन स्क्वायर K1a अपॉन 4e माइनस V0 का इनवर्स। हमने इन दोनों की गणना हमने पिछली कक्षा में कर ली थी। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कुल प्रायिकता का मान क्या आता है। कुल प्रायिकता क्या होती है, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक दोनों का योग होता है, वो हम निकालेंगे। अतः कुल प्रायिकता वो क्या होगी, हमें पता क्या होती है, P बराबर R प्लस टी। R की वैल्यू हम यहाँ से रख रहे हैं K का स्क्वायर माइनस K1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर K1a अपॉन K स्क्वायर माइनस K1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर K1a प्लस 4k स्क्वायर K1 का स्क्वायर। ये तो हो गई R की वैल्यू। T की वैल्यू हमारे पास ये रही 4k स्क्वायर K1 का स्क्वायर अपॉन K का स्क्वायर माइनस K1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर K1a प्लस 4k स्क्वायर K1 का स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है, दोनों का समान है, एलसीएम सेम आ गया हमारे पास, k स्क्वायर माइनस K1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर K1a प्लस 4k स्क्वायर K1 का स्क्वायर। जब डिनोमिनेटर अंश हर सेम हो, एलसीएम हमारे पास आ गया, तो ऊपर वाले दोनों का योग k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस K1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर K1a प्लस 4k स्क्वायर K1 का स्क्वायर। यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एक आएगी। देखो ऊपर वाले सेम है, ऊपर वाले नीचे दोनों सेम है, तो सेम में सेम का डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। तो हमारे पास कुल प्रायिकता तो कितनी आ गई, एक आ गई। ये बात तो सत्यापित हो गई।
ठीक है। अब यहाँ से देखो कि हमें इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि R और T दोनों का योग करने पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट है T का मान वो क्या है, 1 से कम है। क्या है, 1 से कम है। अब इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि बाईं ओर से जब किरण आपतित हो रही है तो उस कण की एनर्जी क्या है, विभवरोधिका की एनर्जी से अधिक है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, पारगमन गुणांक का मान क्या हो रहा है, 1 से कम प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके अनुसार ऐसे कण का 100% आगमन पारगमन होना चाहिए। टी का मान हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, 1 से कम प्राप्त हो रहा है। अतः आपतित जो तरंग है उसके कुछ अंश है वो परावर्तित हो जाता है। उसी कारण क्या हो रहा है, पारगमन गुणांक का मान हमें 1 से कम प्राप्त हो रहा है। इसका निष्कर्ष हम लिखेंगे। तो लिखिए, इस यहां से लिख लेना, अर्थात ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है। अब इस जो हमने अभी तक कैलकुलेट किया है इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पे जो ट्रांसपोज कोफिशिएंट है, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 1 से कम प्राप्त हो रही है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि टी का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कब होना चाहिए, जब क्या हो कि कण की एनर्जी क्या हो, विभवरोधिका से अधिक हो। क्या हो, विभवरोधिका से अधिक हो, मतलब कण सीधा आपतित होने के बाद सीधा पारगमित हो जाना चाहिए। लेकिन पारगमित नहीं होता, इस कोफिशिएंट का मान हमें कम प्राप्त हो रहा। वो क्यों प्राप्त हो रहा है कि कुछ भाग इसका क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इस कारण हमें ट्रांसपोज कोफिशिएंट का मान, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट का मान क्या होता है, 1 से कम प्राप्त होता है। तो लिखो, इस विवेचना का इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बाईं ओर से आपतित कण की कुल ऊर्जा E के विभव रोधिका से अधिक होने पर भी पारगमन गुणांक का मान 1 से कम प्राप्त होता। क्या होता है, यहाँ से देख लो, टी की आर प्लस टी बराबर क्या रहा है, 1 आ रहा है। तो पारगमन गुणांक का मान 1 से कम हो रहा, वो कितना है, इस परावर्तन गुणांक के बराबर कम हो रहा है। ठीक है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, लेकिन चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार जब कण की एनर्जी क्या हो, अधिक हो विभवरोधिका से अनुसार, ऐसे कण का मतलब यहाँ पे जब कण की एनर्जी क्या हो, विभवरोधिका से अधिक हो, उस कंडीशन में चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार ऐसे कण का 100% पारगमन होना चाहिए। अर्थात कहना क्या है इसका मतलब, टी का मान, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट का मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जबकि क्वांटम यांत्रिकी की
या की अवधारणा के अनुसार E ग्रेटर देन V0 होने पर भी पारगमन 100% नहीं होता है। 100% नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ जो आपतित तरंग हुई है, जो कण आपतित हुआ है उसे क्या देता है, परावर्तन हो जाता है तथा आपतित तरंग का कुछ अंश परावर्तित हो जाता है। क्या होगा, जब 100% प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, पहले कुछ परावर्तन हो रहा है, तभी तो पारगमन 100% नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ निष्कर्ष हैं कि जब कण की एनर्जी क्या हो, E=0 हो, उस कंडीशन में T का मान क्या होगा। देखो E का मान यहाँ पे हम 0 रखेंगे, इनवर्स में है, डिवाइड में होगा 1 प्लस ये 0 रखेंगे, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे हमारे पास क्या जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट को इन्वर्स करेंगे वो क्या होगा, 0 होगा। तो उस टाइम पे पारगमन गुणांक का मान क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। जब कण की एनर्जी क्या हो, जब फर्स्ट कंडीशन, जब कण की ऊर्जा E बराबर 0 हो तो पारगमन गुणांक T बराबर 0 होता है। उस जब कण की एनर्जी 0 है तो पारगमन पॉसिबल नहीं है, ये तो सत्यापित है। जब कण की एनर्जी नहीं है तो वो परावर्तित आपतित होने के बाद परावर्तित और पारगमित होगी कैसे, तो वहाँ उसके लिए T इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। सेकेंड केस, जब हम देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास क्या हो, केवल A का मान एंगल है, इसका मान अगर पाई हो, क्या हो, पाई हो, तो साइन पाई की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। यहाँ 2 पाई हो, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, 3 पाई हो, उसकी वैल्यू भी 0। उस कंडीशन में जो T का मान है वो क्या होगा, हमें जो प्राप्त होगा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 का इनवर्स निकालेंगे 1 आएगा। उस टाइम पे क्या होगा, T का मान कितना होगा, 1 प्राप्त होगा। जब क्या हो, केवल A का मान क्या हो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई या n पाई के इक्वल हो, उस कंडीशन में हमारे पास जो पारगमन गुणांक का मान है वो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। लिखिए, पारगमन गुणांक की समीकरण में जब केवल A का मान क्या हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, n पाई हो, तो साइन केवल A का मान 0 होगा। अतः इस स्थिति में T बराबर क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, जब इसका मान 0 तो ये कंप्लीट 0, 1 प्लस 0, 1 का इनवर्स 1, तो T का मान क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। तथा R का मान क्या होगा, ये यहाँ पे क्या रखेंगे, 0, ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, 1 प्लस इनफाइनाइट का इनवर्स क्या हो जाएगा, 0। तो इस स्थिति में T तो 1 हो जाएगा, R कितना हो जाएगा, 0। तो पारगमन और परावर्तन दोनों के लिए मैंने लिख दिया, T का मान कितना होगा, ये होगा, और R का मान कितना होगा, ये होगा। ठीक है, अब जो इसके लिए जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ भी हम बना लेते हैं कि परावर्तन गुणांक जब आयताकार विभव रोधी का E
और V के मध्य जब V0 के मध्य जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो इस प्रकार होगा। अब यहाँ हमें देखने पे एक निष्कर्ष और निकल रहा है, जब कण की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के मान में वृद्धि होती है तो परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक किस रूप से दोलन करते हैं, गति करते हैं कि वहाँ पर परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक दोनों का मान क्या होता है, संतुलन होता है। जब ये 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, जब ये 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। वो केसेस तो वहाँ उसके लिए भी जो ग्राफ बनता है वो हम ग्राफ बनाएंगे। देखो तीसरा पॉइंट, जैसे जैसे कण की ऊर्जा, जैसे जैसे कण की ऊर्जा E के मान में, कण की ऊर्जा E के मान में, E के मान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, परावर्तन गुणांक, परावर्तन गुणांक तथा पारगमन गुणांक इस प्रकार दोलन करते हैं कि इस प्रकार दोलन करते हैं कि R प्लस टी बराबर क्या हो, 1 हो, क्योंकि ऊर्जा तो संरक्षित है। R प्लस टी का मान कितना होना चाहिए, 1 रहे तथा E के मान में, तथा E के मान में E के मान के लिए T का मान 1 तथा R का मान 0 हो जाता है, T का मान हो जाता है। और इस निष्कर्ष से निम्न आरेख प्राप्त होता है। ये किसके किसके मध्य, R तथा T के लिए ये ग्राफ होगा E/V0 के।
ये टी का है और ये आर का है, डॉट वाला जो है वो आर का है। यहाँ पे देखिए कि जब ए का मान ई और वी जीरो के मध्य है, जब ई का मान क्या हो विभव का, देखिए ई का मान कितना है, कण की एनर्जी 0 है, उस टाइम पे इसका मान आर का मान कितना है 1 है। जब दोनों 0.5 पे है ई और वी जीरो क्या है इक्वल है, उस कंडीशन में दोनों के मान इक्वल है, हाफ हाफ है, 0.5 0.5 1 के ऊपर, जब कण की एनर्जी ये है। जैसे ही हमारे पास आर का मान कम होता है, यहाँ पे टी का मान बढ़ गया, टी आर का मान बढ़ता है, टी का मान कम हो गया, आर का मान कम होता है, टी का मान बढ़ गया, टी का मान कम होता है, आर का मान बढ़ गया। ये किसके मध्य ग्राफ है, टी और आर के लिए ग्राफ है, ई और वी जीरो के मध्य। ठीक है, ये था आपका आयताकार विभव प्राचीर या आयताकार विभव रुधिका के लिए परावर्तन गुणांक तथा पारगमन गुणांक का रिलेशन के मध्य क्या है ग्राफ, और किन के मध्य ई और वी जीरो के मध्य ग्राफ है। ये कण की एनर्जी और ये वी जीरो। ठीक है, ये था आपके इस चैप्टर का श्रोडिंगर अवकल समीकरण के चैप्टर का लास्ट टॉपिक आयताकार विभव प्राचीर। हमारे पास हमने 4 समस्याएं पढ़ ली। एक विमीय कण की गति में, एक विमीय बॉक्स के अंतर्गत कण की गति, फिर दूसरा पढ़ा था हमने त्रिविमीय बॉक्स के अंतर्गत कण की गति, वहां पर भी हमने कुल प्रायिकता का मान फाइंड किया था। फिर उसके बाद हमने पोटेंशियल स्टेप हमने विभव सीडी पढ़ी थी। उसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा था आयताकार विभव प्राचीर। लास्ट कुछ क्लासों से चली जाए और ये आप शुरू से नहीं देखोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। एक बार समझने के लिए आप इनको कंप्लीटली पूर्णतः देखें। हमारे पास कण की एनर्जी कम और ज़्यादा दोनों के लिए है, और कण की एनर्जी विभव रुधिका से कम है, वो केसेस हमने लास्ट कुछ क्लासों में पढ़े हैं। और फिर इन कुछ क्लासों के अंतर्गत हमने जब कण की एनर्जी क्या हो विभव रुधिका से अधिक हो, उस टाइम पे भी हमने इसका अध्ययन किया है। ये यहाँ पे आपका जो श्रोडिंगर अवकल समीकरण का सेकंड चैप्टर है वो क्वांटम मैकेनिक्स का कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद हम ना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, वो है हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा है विभव। जो हमारे पास वर्ग विभव कूप है उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके अंतर्गत हमारी जो स्थिति ऊर्जा वक्र से रिलेटेड जो समस्याएं थी, जो बाकी की जो समस्याएं मैंने 8 समस्याएं लिखवाई थी, 4 का तो अध्ययन हम कर चुके हैं, और उन बाकी के जो 4 हैं उनका अध्ययन हम यूनिट नंबर 3 में करेंगे। वो हम आज से नहीं कल की कक्षा से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। समझ नहीं आया तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।